नमस्कार। नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान में उल्लेखित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक व आर्थिक न्याय का घोषणा पत्र कहा है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं वे न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह आशा की जाती है कि राज्य देश प्रशासन में इन्हें मूलभूत समझेगा। इस भाग में ऐसे सिद्धांतों की सूची दी गई है जो राज्य को नीति बनाते समय मार्गदर्शन का कार्य करेगी। पहला है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य सभी को रोजगार का अवसर, देश में भौतिक संसाधनों का जनहित में उपयोग, आर्थिक विकेंद्रीकरण, महिला व पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला, बच्चों व श्रमिकों के कल्याण में कार्य, बच्चों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना। फिर है अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 में सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा के समूह बनाएगा। अनुच्छेद 42 में रोजगार में सहायता देगा। अनुच्छेद 43A में उद्योग धंधों में मजदूरों को प्रबंध की भागीदारी होगी। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य में समान नागरिक संहिता को नीति निदेशक तत्व बनाते समय ध्यान देना चाहिए। ये नीति निदेशक तत्व राज्य को एक तरह के निर्देश हैं कि वो अपनी नीति बनाते समय ऐसा कोशिश करे कि इनका उपयोग किया जाए या इनको कानून की तरह लागू किया जाए। अनुच्छेद 46 में राज्य SC ST OBC के कल्याण के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 47 में राज्य लोगों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा करेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये सब राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये मात्र राज्य के लिए निर्देश है। जैसा कि अनुच्छेद 48 में भी है कि राज्य कृषि पशुपालन में सुधार करेगा, गाय वध को रोकेगा। अनुच्छेद 48 में है राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 39 में है राज्य ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का जो है प्रशासन के बारे में है और न्यायपालिका का शक्ति पृथक्करण के बारे में है। और अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में भारत की भूमिका के बारे में। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में यदि हम संबंध देखें तो संविधान के भाग 3 ने मौलिक अधिकार दिए हैं जिनका पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं और जो न्यायालय में मान्य है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं चल सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय चिकित्सीय कानूनों को निरस्त करेगा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में मान्य नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर है कि वह इन्हें लागू करे या न करे। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि राज्य देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा, इसलिए मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार होता है कि न्यायालय मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता देगा। 1951 में चंपाकम केस आया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार अनिवार्य है, नीति निर्देशक तत्व उनमें निम्न स्तर पर है। राज्य ऐसा कोई कदम नहीं दे सकता है जो कि मौलिक अधिकार को हनन करे, लेकिन न्यायालय दोनों के बीच मधुर संबंध बनाने का प्रयास करेगा। न्यायालय देखता है कि जन कल्याण की खातिर जो कानून बनाएगा जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करता है उसे एकदम रद्द नहीं किया जा सकता, उसका अधिकारों के साथ संबंध रहेगा। 1958 में हनीपुर ऋषि केस में न्यायालय ने बिहार के उस कानून को वैधता दी जिसमें बिहार सरकार ने गोवध को निषिद्ध कर दिया था। 1971 में संविधान में 25वां संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 31 से जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि 39B 39C जो है उन तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। 1973 में केशवानंद भारती केस में उसे निरस्त किया गया, इसलिए श्रीमती गांधी के 1976 में 42 से संविधान संशोधन किया गया और न्यायालयों को इस संशोधन को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है कि चुनौती दी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी स्थान दिया गया है। मूल अधिकारों को जितनी महत्ता दी गई है, मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी तो नहीं बनाया गया है, किंतु फिर भी हमारे देश के संविधान में इनको महत्वपूर्ण माना गया है। 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 जोड़ा गया जिसमें
नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन करें, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को धारण करें और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें व देश में आह्वान करने पर देश में सैन्य सेवा करें, देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखें, देश की संयुक्त एवं मिश्रित संस्कृति का समन्वय करें, पर्यावरण की रक्षा करें एवं वन्य जीवों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखें, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा से बचें, जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमता प्राप्त करें। ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए ही बने हैं और ये विदेशियों पर लागू नहीं होते। यह आशा रखी जा सकती है कि सभी नागरिक इसका पालन करेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा का प्रावधान भी है। जिस समय हमारा संविधान लिया गया उस समय समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। जवाहरलाल नेहरू जो समाजवादी चिंतक थे, बहुत वो उससे बहुत प्रभावित थे चिंतन से, तथा वे लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। संविधान सभा में समाजवादी नेताओं का एक गुट था तथा वे के.टी. शाह उस गुट के अध्यक्ष थे। ये बराबर भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया जाए, लेकिन संविधान सभा में उदारवादियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए के.टी. शाह का तर्क स्वीकार नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर अल्लादी अयंगर के एम मुंशी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अंबेडकर सभी नेता उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन नेहरू ब्रिटिश समाजवाद के समर्थक थे। इसलिए संविधान की धाराओं में कहीं कहीं समाजवादी चिंतन भी दिखाई पड़ता है। जैसे अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, तो साथ ही ये व्यवस्था की गई है कि राज्य उचित मुआवजा देकर व कानून की शक्ति से निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इसलिए जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ, जयप्रकाश नारायण ने टिप्पणी की कि यह संविधान बहुत समय तक नहीं चलेगा क्योंकि यह समाजवादी संविधान नहीं है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और तब से ये चला आ रहा है। आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं, जो अभी तक 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसके माध्यम से भारत में सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया है। ये ठीक है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने में रुकावटें डाली हैं, किंतु भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके उनको अपनाने की कोशिश की है। भारत में सामाजिक व आर्थिक न्याय लाने के खातिर कई महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि राज्य SC, ST व OBC के कल्याण के लिए कार्य करेगा, लेकिन ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। और जब मद्रास की सरकार ने इसे लागू करने के लिए मेडिकल कॉलेज में SC, ST को सीटें आरक्षित की, तब श्रीमती चंपकम ने सरकार के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी तथा मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह प्रधानमंत्री नेहरू ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और उसमें जोड़ा गया, कहा गया कि राज्य SC, ST तथा OBC के कल्याण के लिए राज्य भेदभाव कर सकता है। इसलिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद 39B व 31 से यह मानता है कि देश को राष्ट्रीय संपदा का केंद्रीयकरण नहीं करना चाहिए तथा देश के बौद्धिक संसाधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए। निजी संपत्ति व्यवस्था बाधक हो रही थी, इसलिए अनुच्छेद 31 में प्रावधान किया गया कि यदि निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होता है तो उसमें बदले में उचित मुआवजा दिया जाए। 1955 में संविधान में चौथा संशोधन हुआ, जिसमें उचित शब्द को भी निकाल दिया गया। तब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि मुआवजे शब्द का अर्थ उचित तुल्य होता है। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में 25वां संविधान संशोधन करवाया, जिसमें मुआवजा शब्द ही हटवा दिया गया, उसकी जगह राशि शब्द का रखा गया। फिर संपत्ति शब्द मुकदमेबाजी का कारण बना। इसलिए 1975 में 78 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संविधान में 44वां संशोधन करवा के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र से संपत्ति के अधिकार को निकलवा कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया। अतः यदि देश में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाना है तो यह संविधान साधक होता है, यह कोई बाधा नहीं है। यदि कोई बाधा आती है तो संशोधन के माध्यम से उसे हटा भी दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों के
सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रावधान किया है कि यदि मौलिक अधिकारों और निजी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जहाँ तक हो सके तालमेल बैठाना है, लेकिन ये तालमेल नहीं बैठता है तो मौलिक अधिकारों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती केस में अनुच्छेद 31 से हटा दिया जाए। 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके इसे पुनः जीवित किया तथा न्यायालय में 1980 में मिनर्वा वेल्स केस में इसे पुनः रद्द कर दिया गया। यदि हम इनका मूल्यांकन करें, देखते हैं समय की आवश्यकता के अनुसार हमारे संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं, लेकिन उनका पालन किया जाता है। ये कि इन संशोधन ने हमने संविधान के मूल रूप को ही विकृत कर दिया, किंतु यह विवाद का विषय है। इसमें विपरीत यह विचार भी आता है सामने कि यदि नेहरू व इंदिरा जैसे प्रधानमंत्री ने इसमें अनिवार्य संशोधन नहीं करते तो यह संविधान चल भी नहीं पाता। 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन हुआ, जिसमें समाजवादी राज्य का लक्ष्य अपनाया गया। उसी में आधार पर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। फिर नेहरू की सरकार ने समाजवादी कार्यक्रम अपनाया, जो इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर राज्यों के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। ये सरकार के समाजवादी कार्यक्रम है। इसलिए सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र के कारण हम देखते हैं कि संविधान में काफ़ी संशोधन भी हुए हैं और बहुत सारे कार्य भी हुए हैं। इस प्रकार हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य सरकार कार्य करती है, कोशिश करती है कि उनका अपने कानूनों में पालन करें, नीतियाँ बनाने में उनको महत्व दें। धन्यवाद।